नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेकर के आए हैं। साथियों, आज की इस क्लास में हम जो जीके जीएस है उसमें यूपी जीके सहित प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को कवर करेंगे। और इसमें दोस्तों कुछ इस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जैसे कि लिखा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास कहते हैं। पूर्व का ग्रास कहते हैं, कौन सा शहर है उत्तर प्रदेश का, इसके बारे में जानेंगे। इसके अतिरिक्त लिखा है संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा में कई समितियां बनी थी, उन्हीं में से एक समिति थी संघ शक्ति समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। इससे पहले आप एक जानकारी ले लीजिए, यदि दोस्तों आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, अगर आप इस क्लास के पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप इस पीडीएफ को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ पर हम आपको प्रतिदिन पीडीएफ उपलब्ध करवाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। कह रहा है कि सीकर तकनीक से साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है। दोस्तों, हम बात करते हैं सीकर तकनीक की। सीकर एक ऐसी तकनीक है जो मिसाइल को सटीक निशाना लगाने में सहायक होती है। क्या है जो आपकी सीकर तकनीक है, पहले दोस्तों ये आपकी जो मिसाइल में लगी है, जिस भी मिसाइल में लग जाती है वो जो मिसाइल होती है उसको सटीक निशाना लगाने में क्या होती है, सहायक होती है। तो पहले दोस्तों ये सीकर जो तकनीक है ये कहां पर लगी है, ब्रह्मोस में लगी है। तो ब्रह्मोस इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। सीकर तकनीक ब्रह्मोस में लगी है। ब्रह्मोस आपकी एक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल का मतलब होता है कि सतह के समान चलती हैं, थोड़ी ऊपर उठेंगी फिर समान जाके अपने टारगेट को क्या करेंगी, हिट करेंगी। लेकिन वहीं पर बात करते हैं हम किसकी, बैलिस्टिक मिसाइल की। तो बैलिस्टिक मिसाइल इस सतह से पहले ऊपर आसमान में जाती हैं, उसके बाद टारगेट को हिट करती हैं। तो जो ये आपकी ब्रह्मोस है ये क्या है, एक आपकी क्रूज मिसाइल है, इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेन चलती हैं। तो भारत पाकिस्तान के बीच प्यारे दोस्तों 2 ट्रेनें चलती हैं। कितनी चलती हैं, 2 ट्रेनें चलती हैं। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। एक दोस्तों आपकी ट्रेन का नाम है, याद रखेंगे, समझौता एक्सप्रेस। क्या नाम है, एक ट्रेन का नाम है समझौता एक्सप्रेस, इसको आप लोग लिख लेंगे, समझौता एक्सप्रेस है, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त दूसरी ट्रेन का नाम है थार एक्सप्रेस। क्या नाम है, थार एक्सप्रेस है, इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो प्यारे दोस्तों कितनी ट्रेनें चलती हैं भारत पाकिस्तान के बीच, 2 ट्रेनें। इसके अतिरिक्त 2 नाम और याद रखने हैं। एक याद रखना है प्यारे दोस्तों, बंधन एक्सप्रेस। बंधन एक्सप्रेस किस किस के बीच चलती है, तो याद रखेंगे इंडिया के साथ में दोस्तों बांग्लादेश। क्या हो जाएगा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कौन, बंधन एक्सप्रेस चलती है। इसके अतिरिक्त आपकी चलती है मिथाली एक्सप्रेस। कौन सी, मिताली एक्सप्रेस या फिर मिथाली एक्सप्रेस, ये भी आपकी इंडिया बांग्लादेश के बीच में चलती है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस, कौन सी है, बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस आपकी इंडिया बांग्लादेश के बीच में चलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पर लिखा है भारत में ब्रिटिश, यहां पर लिखा है भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू हुई थी। यानी कि ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके शासनकाल में क्या शुरू हुआ था, पहले दोस्तों सहायक संधि शुरू हुई थी। कौन सी, सहायक संधि। सहायक संधि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी, यह बताना है। तो दोस्तों इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। जो गवर्नर था आपका बेलेजली, कौन था, लॉर्ड बेलेजली, इसको याद रखेंगे। लॉर्ड बेलेजली के शासनकाल में प्यारे दोस्तों क्या हुई थी, सहायक संधि शुरू हुई थी। और ये कब हुई थी, तो याद रखेंगे 1798 के आसपास। 1 मिनट, 1798 के आसपास, इसको याद रखेंगे। 1798 के आसपास शुरू हुई थी और इसमें पहली बार 1799 में, ठीक है, 1799 में हैदराबाद की जो रियासत थी, हैदराबाद के जो निजाम थे, इन्होंने इसको पहली बार अपनाया था। यानी कि सहायक संधि स्वीकार करने वाली पहली रियासत कौन थी, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको बताना है आंसर, हैदराबाद रियासत। हैदराबाद के निजाम ने पहली बार सहायक संधि अपनाई थी। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं पहले दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उसके विश्वसनीय शिष्य डैश को सौंप दिया गया। जल्दी से बताओ प्यारे दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात क्या हुआ था, जो सिख धर्म में गुरु बनने का प्रावधान था वो खत्म कर दिया गया और जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसी को गुरु मान लिया हमेशा के लिए। और उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब की रक्षा के लिए एक शिष्य आया था जिसका नाम था प्यारे दोस्तों बंदा बहादुर।
बंदा बहादुर नाम का एक शिष्य था जो गुरु गोविंद का एक परम विश्वसनीय शिष्य था। क्या था? गुरु गोविंद सिंह का विश्वसनीय शिष्य था। इसने दोस्तों मुगल सेना को हराया था। ये बंदा बहादुर है। एक भी गुरु मुगल सेना को नहीं हरा सके, लेकिन बंदा बहादुर नाम का जो शिष्य था गुरु गोविंद सिंह का, इसने मुगल सेना को हराया था। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, मुगल सेना को हराने में जो सिख सामने आए थे वो आपके बंदा बहादुर थे। लेकिन याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ लेगा कि सर गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कब हुई? गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो आपको बताना है 1708 में। ठीक है, 1708 में गुरु गोविंद सिंह की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि गुरु गोविंद सिंह ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो याद रखेंगे प्यारे दोस्तों, खालसा पंथ की। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, गुरु गोविंद सिंह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कह रहा कि पाकिस्तान का नाम सबसे पहले डैश द्वारा गढ़ा गया। यानी कि पाकिस्तान का नाम रखने वाला व्यक्ति कौन था? ये बताओ, जल्दी से बताओ, पाकिस्तान का नाम रखने वाला व्यक्ति कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली, जिसने दोस्तों आपके कश्मीर, याद रखेंगे किसको? कश्मीर के अलावा सिंध, ठीक है, सिंध, कश्मीर के अलावा सिंध, सिंध के अलावा पंजाब, क्या हो जाएगा आपका? सिंध के अलावा पंजाब, पंजाब के अलावा बलूचिस्तान, ठीक है, बलूचिस्तान, इन सभी को जोड़ के क्या बनाया था? पाकिस्तान बनाया था। ठीक है, कश्मीर, सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान, इन सभी को जोड़ के दोस्तों क्या बनाया था? इसने बनाया था, रहमत अली ने, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान इस तरह का नाम था, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान का नाम था, लेकिन बाद में इसका नाम ओरिजिनल पाकिस्तान कर दिया। और दोस्तों ये कब किया था? तो याद रखेंगे 1933 में। 1933 में चौधरी रहमत अली जो था प्यारे दोस्तों, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था। इसके द्वारा ये नाम सुझाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में प्यारे दोस्तों लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को डैश के विरोध में छोड़ दिया था। देखो दोस्तों, यहां पर दो क्वेश्चन बनते हैं। एक आपका जो एसएससी मानता है उसके बारे में बताएंगे, एक जो यूपी पुलिस में पिछली बार माना गया था उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, जो आपका एसएससी मानता है उसके बारे में बताएंगे और यूपी पुलिस के बारे में बताएंगे। तो जो नाइटहुड की उपाधि थी प्यारे दोस्तों, नाइटहुड की जो उपाधि थी वो एसएससी के अनुसार रोलेक्ट एक्ट के विरोध में त्यागी गई थी। किसके अनुसार? एसएससी के अनुसार रोलेक्ट एक्ट जो आया था उसके विरोध में जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने क्या कर दिया था? नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। जबकि यूपी पुलिस में प्यारे दोस्तों माना गया है कि जलियांवाला बाग नरसंहार, क्या माना गया है? जलियांवाला बाग नरसंहार, जलियांवाला बाग नरसंहार के जो हुआ था इसके बाद आपकी नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी। तो आप अपने हिसाब से उत्तर लगाएंगे। हम यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर लगाएंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, लेकिन ये आपका जो एसएससी ने माना है वो रोलेक्ट एक्ट माना है। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? गोदावरी नदी की अगर बात करते हैं प्यारे दोस्तों, तो इसका उद्गम स्थल बताना है, क्या हो जाएगा? गोदावरी आपकी महाराष्ट्र में निकलती है, नासिक में। कहां पर? गोदावरी जो नदी है प्यारे दोस्तों, ये महाराष्ट्र में नासिक में निकलती है। ठीक है, कहां पर निकलती है? तो आप कहेंगे गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक में निकलती है और इसको सर दक्षिण की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? एक बात और याद रखेंगे, जो ये गोदावरी है इसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न में हमसे कहा है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, हमें ये बताना है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा प्यारे दोस्तों, ये बन जाएगा बुलर झील। क्या बन जाएगा? बुलर झील बन जाएगा। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहां पर स्थित है प्यारे दोस्तों? जम्मू कश्मीर में आपकी बुलर झील स्थित है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। डल झील की बात करेंगे तो ये भी आपकी कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। लोकटक झील कहां पर है, क्या आप बता सकते हैं? इसके अतिरिक्त बात याद रखेंगे, चिल्का झील। चिल्का झील प्यारे दोस्तों भारत की सबसे बड़ी झील पूछेगा कौन सी है, तो सर चिल्का झील है। मीठे पानी की कौन है? बुलर है। इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में लिखा है दोस्तों, भारतीय संविधान के कानून बनाने वाली निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक देश के संविधान से प्रभावित है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। जो प्यारे दोस्तों भारत का संविधान है, इसमें जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, किसकी बात कर रहा है? कानून बनाने की जो निर्धारित प्रक्रिया है, कानून का शासन। ठीक है, कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, कानून का शासन नहीं, माफी चाहेंगे, कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो कहां से ली गई है? यूएस के संविधान से। ठीक है, कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो यूएसए के संविधान से ली गई है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। जैसे कि न्यायालय की व्यवस्था कहां से ली है? न्यायालय की व्यवस्था प्यारे दोस्तों यूएसए से ली है। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, और हमने कहां से क्या लिया है? तो जापान से हमने क्या लिया ये बताएंगे। जर्मनी से हमने लिया है आपातकाल। क्या लिया है प्यारे दोस्तों? जर्मनी से लिया है आपातकाल। इसको याद रखेंगे।
अफ्रीका से प्यारे दोस्तों लिया है संशोधन। क्या लिया है? अफ्रीका से हमने लिया है संशोधन। ठीक है, अफ्रीका से संशोधन लिया है, जर्मनी से आपातकाल लिया है, और जापान से क्या लिया है? एक चीज ली है, आप बताओ क्या लिया है? यूएसए से तो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ली है। क्या लिए हैं? सॉरी, फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार ली है। और फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ली है? मौलिक कर्तव्य, तो आप कहेंगे सर रूस से ली है। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इसका सही उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका। अगले प्रश्न में कहा है शिक्षा का अधिकार, आरटीई। आरटीई अधिनियम वर्ष में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। दोस्तों आरटीई अधिनियम, ये हमने कल शायद आपको क्लास में बताया था। आरटी, राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में बात करेंगे तो प्यारे दोस्तों ये आया था 2009 में। कब आया था? 2009 में आया था। कब आया था? 2009 में। और 2010 में ये प्यारे दोस्तों पूरे भारत में लागू भी हो गया था। 2009 में आया था और 2010 में पूरे भारत में लागू हो गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में प्यारे दोस्तों कहा है महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने डैश में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की। तो 18वीं सदी के प्रारंभ में, प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, 18वीं सदी के प्रारंभ में जो सवाई राजा जयसिंह द्वितीय थे, जो सवाई राजा जयसिंह द्वितीय थे, इन्होंने 5 वेधशालाएं बनाई थी। कितनी बनाई थी? तो याद रखेंगे इन्होंने प्यारे दोस्तों 5 वेधशालाएं बनाई थी। कहाँ कहाँ पर बनाई थी? तो एक प्यारे दोस्तों दिल्ली में बनाई थी, एक वेधशाला दिल्ली में बनी थी, एक वेधशाला प्यारे दोस्तों मथुरा में बनी थी। ठीक है, कहाँ पर? मथुरा में बनी थी। एक आपकी प्यारे दोस्तों जयपुर में बनी थी। कहाँ पर? जयपुर में बनी थी। ठीक है, उसके अतिरिक्त एक आपकी कहाँ पर बनी थी? उज्जैन में बनी थी। कहाँ पर प्यारे दोस्तों? तो याद रखेंगे उज्जैन में बनी थी। एक बनी थी वाराणसी में। तो इस तरह से ये पांचों की पांचों आपको याद रखनी है, जो सवाई राजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा बनवाई गई वेधशालाएं हैं। तो पहली दिल्ली में, दूसरी जयपुर में, तीसरी मथुरा में, चौथी उज्जैन में और 5वीं वाराणसी में। तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है? देखो उज्जैन दे रखा है, तो उज्जैन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अन्य भी याद रखेंगे, ये सारी की सारी वेधशालाएं सवाई राजा जयसिंह ने बनवाई थी। अगले प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की संख्या सर्वाधिक है? किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है ये बताना है। जल्दी से बताओ, क्या आप बता सकते हो किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद, जिसका वर्तमान में नाम क्या कर दिया है? प्रयागराज कर दिया है। प्रयागराज क्या कर दिया है प्यारे दोस्तों? प्रयागराज इसका नाम कर दिया है। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इलाहाबाद में क्या है? उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या है। और ये क्वेश्चन आपका रिपीट भी हो सकता है प्यारे दोस्तों। रिपीट क्यों हो सकता है? क्योंकि अभी 2021 की जनगणना है, उसके अभी भी डेटा बाहर नहीं आया है, तो 2011 से ही पूछेगा आपसे। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में लिखा है निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के आधार पर इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा? तो प्यारे दोस्तों एक शासक था जिसका नाम था महाबत। क्या नाम था? याद रखेंगे, महाबत खां। महाबत खां नामक शासक था। ये शासक दोस्तों कहां पर जाना चाहता था? ये जाना चाहता था पाकिस्तान में। और ये जूनागढ़ की रियासत थी। जूनागढ़ कहां पर पड़ता है? वर्तमान के गुजरात में। कहां पर पड़ता है प्यारे दोस्तों? वर्तमान के गुजरात में ये पड़ता है। इस बात को याद रखेंगे। तो महाबत खां नाम का शख्स कहां पर जाना चाहता था? आप कहेंगे सर ये जाना चाहता था पाकिस्तान। लेकिन समय था दोस्तों 9 नवंबर 1947। डेट याद रखेंगे, 9 नवंबर 1947 को क्या होता है? यहां पर भारतीय सेना कब्जा कर लेती है। और भारतीय सेना कब्जा कर लेती है तो एक बात याद रखनी है आपको, महाबत खां से कहा जाता है कि तुम ऐसे नहीं जा सकते, पहले आपको अपनी जनसंख्या से पूछना पड़ेगा। यानी कि जो आपकी जनता है, महाबत खां की जो जनता थी, वो चाहती थी कि मैं हम कहां पर रहें? हम रहें भारत में। लेकिन प्यारे दोस्तों महाबत खां चाहता था कि हम पाकिस्तान में जाएं। लेकिन तो भारत के जो शासक थे, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनने कहा कि इसमें पहले क्या कराओ, आप यहाँ पर आप वोटिंग कराओ कि तुम्हें कहां पर जाना है। तो 20 फरवरी 1948 को वोटिंग के रिजल्ट आए। तो यहाँ पर जितने भी लोग थे, यहाँ पर 1 लाख से अधिक लोगों ने कहा कि हम भारत में रहेंगे। तो इस आधार पर ये जूनागढ़ जो थी रियासत, ये पाकिस्तान में न जाकर के भारत में रही थी। ठीक है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में कहा है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसमें कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा के आप लोग ट्रिक याद रखेंगे। आप लिखेंगे गज। क्या लिखेंगे? गजराम छतझार। क्या लिखेंगे? छतझार। गजराम छतझार पत्र मिलेंगे। क्या मिलेंगे? पत्र मिलेंगे। इस बात को याद रखेंगे। अगर गजराम छत जाएगा तो उसे क्या मिलेंगे? पत्र मिलेंगे। तो सारे के सारे यहाँ पर राज्य आ जाएंगे। गज से हो जाएगा प्यारे दोस्तों गुजरात। क्या हो जाएगा? गज से हो जाएगा गुजरात, जो कर्क रेखा पर स्थित है। रा से हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? रा से हो जाएगा राजस्थान, जो कर्क रेखा पर स्थित है। माँ से हो जाएगा मध्य प्रदेश एमपी, जो कर्क रेखा पर स्थित है। छत से हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? याद रखेंगे, छत से हो जाएगा छत्तीसगढ़, ये भी कर्क रेखा पर स्थित है। झार से हो जाएगा झारखंड। क्या हो जाएगा? याद रखेंगे झारखंड हो जाएगा।
झारखंड भी छत यहाँ पर स्थित है कर्क रेखा पर। पास से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, क्या हो जाएगा, पास से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ये भी यहाँ पर स्थित है। त्रा से हो जाएगा प्यारे दोस्तों त्रिपुरा, क्या हो जाएगा, त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा, ये भी स्थित है। मिलेंगे से हो जाएगा मिजोरम, क्या हो जाएगा, मिलेंगे से हो जाएगा मिजोरम। तो गजराम अगर छत झाड़ेगा तो पत्र मिलेंगे। तो यहाँ पर कौन सा राज्य ऐसा है जो कर्क रेखा पर स्थित नहीं है, तो कर्क रेखा पर आपका उत्तर प्रदेश स्थित नहीं है, ये सही उत्तर है। तो आप ट्रिक याद रखेंगे, मेरे साथ बोलेंगे गजराम छत झाड़ पत्र मिलेंगे। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, इसके साथ साथ आपका बांग्लादेश भी आता है, ये भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों कह रहा है भारत की संविधान सभा में संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्यारे दोस्तों बात करेंगे संघ शक्ति समिति की, तो इसके अध्यक्ष थे आपके जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद इनकी बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो ये क्या करते थे, ये प्रांतों को भारत में मिलाते थे। इन्होंने कई टुकड़े जो भारत के थे वो भारत में मिलाए थे, तो इनको प्रांतीय समिति का अध्यक्ष याद रखेंगे। कहाँ का, प्रांतीय समिति का अध्यक्ष। जेबी कृपलानी किसके अध्यक्ष थे, जेबी कृपलानी किसके थे, तो प्यारे दोस्तों इनको याद रखेंगे, ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे। जो प्यारे दोस्तों झंडा समिति बनी थी, झंडा बनाने की जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे तो प्यारे दोस्तों ये आपके वार्ता समिति, कौन थी, वार्ता, जो कम्युनिकेट करने में सहायक थे, वो कम्युनिकेट करने के लिए राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक है, कम्युनिकेट समिति, जो कम्युनिकेट कमेटी थी यानी कि वार्ता समिति थी राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी झंडा समिति, और सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय समिति, जवाहरलाल नेहरू आपके संघ समिति। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में लिखा है निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों के किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर प्यारे दोस्तों क्या है, द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो बताओ इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जिसमें द्विसदनात्मक क्या नहीं है, विधानमंडल स्थित नहीं है। तो देखो अगर हम बात करेंगे इस प्रश्न की, तो देखो जम्मू कश्मीर तो अब कट चुका है, तो इसका ये उत्तर बनेगा नहीं। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं जहां पर द्विसदनात्मक विधानमंडल है, तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। द्विसदनात्मक विधानमंडल के लिए आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसमें आपका पहले तो उत्तर प्रदेश आ जाता है, फिर आपका बिहार आ जाता है। कौन आ जाता है, बिहार आ जाता है। ठीक है, बिहार आ जाता है, फिर आपका महाराष्ट्र आ जाता है, आंध्र प्रदेश आ जाता है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आ जाता है। कौन सा, तेलंगाना आ जाता है, कर्नाटक आ जाता है। ठीक है, इस तरह से कर्नाटक। तो देखो यहां पर तमिलनाडु नहीं दे रखा है, तमिलनाडु इसका सही उत्तर बनेगा। ये उस समय पूछा गया था 2018 के पेपर में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में क्या है, प्राचीन गणित पुस्तक, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह डैश द्वारा लिखी गई थी। तो बताओ गणित सार संग्रह किसने लिखी थी। प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, जो गणित शास्त्र संग्रह है, सॉरी गणित सार संग्रह है, ये पुस्तक आपकी महावीराचार्य के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा, महावीराचार्य के द्वारा लिखी गई थी। और दोस्तों ये 9वीं शताब्दी के क्या थे, गणतज्ञ थे और जैन धर्म से संबंधित थे। 9वीं शताब्दी के गणतज्ञ थे जो जैन धर्म से संबंधित थे, महावीराचार्य। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आप बताओ आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम क्या है। आर्यभट्ट की पुस्तक देखेंगे तो इसमें एक पुस्तक आती है सूर्य सिद्धांतिका। क्या नाम है, याद रखेंगे, सूर्य सिद्धांतिका पुस्तक किसकी है, क्वेश्चन पूछ लेगा तो बताना है आर्यभट्ट की है। ठीक है, और आर्यभट्ट की गणित से संबंधित पुस्तक कौन है, जल्दी से बताओ आप लोग, आर्यभट्ट की गणित से संबंधित पुस्तक कौन है। पढ़ते हैं तब तक हम अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में क्या है, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश डैश में स्थित है। बताओ उत्तर प्रदेश के कहां पर स्थित है। तो याद रखेंगे ये हो जाएगी फतेहपुर सीकरी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। जब सलीम पैदा नहीं हो रहा था तो अकबर ने सलीम चिश्ती को बुलाया था, यहीं पर इनकी दरगाह बनवाई थी। ठीक है, और तब आपका क्या हुआ था, सलीम यानी कि जहांगीर पैदा हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी शिखर कौन सी है, या तीसरा सबसे बड़ा चोटी कौन सा है। तो इसका सही उत्तर बनेगा प्यारे दोस्तों कंचनजंगा। क्या बनेगा, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर जो बनेगा वो आपका कंचनजंगा बनेगा। ठीक है, सिक्किम में स्थित है। इसके अतिरिक्त सभी को पता होगा एवरेस्ट पहला बड़ा है। जो एवरेस्ट है वो हिमालय का क्या है, सबसे बड़ा है। हिमालय का एवरेस्ट सबसे बड़ा है। इसके अतिरिक्त आपका केटू जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। तो ये कहां पर स्थित है, तो याद रखेंगे ये भी भारत के कश्मीर में स्थित है, जो पाकिस्तान के अधिकार में है। ये दूसरी सबसे बड़ी है, ये तीसरी सबसे बड़ी है, एवरेस्ट सबसे बड़ी है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन है। तो कल बताया था पहले दोस्तों पलाश या टेसू, पलाश या टेसू इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश या टेसू। राजकीय पशु की बात करेंगे, पशु कौन सा है, तो हमने बताया था सर बारहसिंगा है। ठीक है, प्रतीक कौन सा है,
प्रतीक, राजकीय प्रतीक कौन सा है? राजकीय प्रतीक में याद रखेंगे गंगा यमुना। कौन? गंगा यमुना की 2 धाराएं हैं। गंगा यमुना की धाराएं हैं तीर धनुष है। क्या है? तीर धनुष है। तीर धनुष है, ठीक है। और यहां पर 2 मछलियां हो जाएंगी, 2 मछलियां हो जाएंगी। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो गंगा यमुना तीर धनुष मछलियां, और उसमें आसपास लिखा उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है। तो ये इसका प्रतीक हो जाएगा, राजकीय चिन्ह। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? देखो जो पित्त होता है वो प्यारे दोस्तों कहां पर बनता है? लीवर में बनता है। कहां पर बनता है? लीवर में बनता है। लेकिन लीवर ऑप्शन में नहीं है, लीवर ऑप्शन में नहीं, तो पित्ताशय इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको याद रखेंगे। पित्त का निर्माण कहां पर होता है? लीवर या पित्ताशय, इसका सही उत्तर है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों यहां पर मानवाधिकार आयोग की स्थापना भारत में कब हुई थी? कब स्थापित किया गया था मानवाधिकार आयोग? तो सही उत्तर बनेगा 1993। 1993 इसका सही उत्तर है। जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, जस्टिस अरुण कुमार, अरुण कुमार जो मिश्र हैं, इसके वर्तमान में क्या है? अरुण कुमार जो आपके मिश्र हैं, ठीक है, मिश्रा हैं, ये इसके वर्तमान में हेड हैं। इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा है निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद या फंगस के कारण होता है? तो दाद खाज खुजली, याद रखेंगे प्यारे दोस्तों। जो दाद खाज खुजली होती है ये फंगस के कारण होती है। दाद खाज खुजली जो आप बाजारों में सुनते रहते हैं, दाद खाज खुजली की गारंटेड दवा, तो ये हो जाएगी आपकी फंगस के कारण, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कह रहा है भारतीय संविधान के मूल दस्तावेज को डैश द्वारा हाथ में लिखा गया था, सॉरी हाथ से लिखा गया था। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने भारत का इतना बड़ा संविधान अपने स्वच्छ हाथों से लिखा था, यानी सुंदर हाथों से लिखा था? तो प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। देखो अब आप लोग सोचेंगे यहां पर भीमराव अंबेडकर। देखो भीमराव अंबेडकर की एक मुख्य भूमिका रही थी संविधान को बनवाने में, लेकिन उन्होंने हैंड रिटन नहीं की थी। जिसने हैंड रिटन किया था उसका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि इसके आसपास जो डिजाइन बनी है, आपने देखे होंगे प्रस्तावना के आसपास कुछ डिजाइनें बनी है इंपॉर्टेंट, इस तरह से डिजाइनें बनी है, उसमें बीच में प्रस्तावना लिखी है, आसपास डिजाइन है। तो डिजाइन बनाई थी दोस्तों शांति निकेतन विद्यालय है, जो शांति निकेतन विद्यालय कोलकाता में, उनके जो डिजाइनर थे उन्होंने उसके आसपास डिजाइन बनाई थी, जबकि लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है? तो बायोटीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको याद रखेंगे प्यारे दोस्तों, बायोटीन इसका सही उत्तर है। और इसकी कमी से रोग होता है पेलाग्रा। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा रोग होता है विटामिन सी की कमी से, सॉरी विटामिन बी7 की कमी से। आगे कह रहा है मेजर दिग्गज हॉकी खिलाड़ी, कह रहा है हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म कहां पर हुआ है? तो इलाहाबाद इसका सही उत्तर है। वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया है? प्रयागराज कर दिया है प्यारे दोस्तों। क्या कर दिया है? प्रयागराज वर्तमान में इसका नाम है। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। कहां पर जन्मे थे मेजर ध्यानचंद? हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद इलाहाबाद में जन्मे थे। आगे कह रहे हैं मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहां पर हुआ? तो मुंशी प्रेमचंद कहां पर जन्मे थे? ये वाराणसी में जन्मे थे। ये समय था इनका 1880, ठीक है, 1880 में ये जन्मे थे। इस बात को याद रखेंगे। जबकि मेजर ध्यानचंद की अभी बात की थी तो उनका जन्म 1905 में हुआ था। आगे कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? प्यारे दोस्तों ये क्या है? पूर्व का ग्रास क्या है? तो याद रखेंगे ग्रास एक शहर है। ग्रास एक शहर है प्यारे दोस्तों। ग्रास एक शहर है जो वर्तमान में कहां पर है? याद रखेंगे ग्रास एक शहर है जो वर्तमान में कहां पर पड़ता है? आप याद रखेंगे ये हो जाएगा आपका फ्रांस में। ग्रास नामक शहर है फ्रांस में, जो दुनिया में सेंट के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? याद रखेंगे ग्रास नामक शहर दुनिया में सेंट के लिए प्रसिद्ध है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश का शहर, भारत का शहर कन्नौज, इत्र नगरी जिसे हम कहते हैं, ये आपकी सेंट के लिए प्रसिद्ध है। इसको याद रखेंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा पहले दोस्तों इसका कन्नौज। आगे कह रहा है किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से जानते हैं? लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन की बात करेंगे तो प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा भूटान, ठीक है। भूटान इसका सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? भूटान हो जाएगा। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर भूटान है। प्यारे दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज की क्लास को आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक, शेयर और अपने चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो यार अब तो कर दो, ठीक है, अब तो कर दो। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद DS सर। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।